दूसरी बात असाइनमेंट तो जमा भी ना कर पाए। देखो मेरे वाले में आपको इश्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि हमने ना गूगल क्लासरूम पे जैसे 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 मेरा ग्रेजुअली जो सिलेबस आगे बढ़ता गया है ना, उसमें सारे वीडियो वो लिंक्स पड़ी हुई हैं। और हमने जब यूनिट कंप्लीट हुआ है तो उस यूनिट के पूरे पीडीएफ भी पड़ी हुई है। परेशान नहीं हो उसमें, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लिंक्स से आप जाके देख भी सकते हो। और जब आप लिंक देखोगे, लिंक में हमने मेंशन किया हुआ है कि अगर मतलब लिंक ओपन करोगे लेक्चर वाइज, तो आप उसमें देख लोगे कि कौन सा वाला जो यूट्यूब का लिंक है उसमें आपको कौन सा टॉपिक मिलेगा। तो टॉपिक उसमें अगर यूट्यूब पे जाओगे तो टॉपिक भी उसमें मेंशन है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। मैम असाइनमेंट का फिर? असाइनमेंट भी उसे गूगल क्लासरूम में आप देखो ना, असाइनमेंट्स भी दिए हुए हैं। ओके मैम। हाँ, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो। वैसे गूगल क्लासरूम आप ठीक से देखोगे, मटेरियल वाले सेक्शन में आप जाओगे तो आपको सारे मटेरियल्स यानी यूट्यूब लिंक्स और पीडीएफ नोट्स यूनिट वाइज मिलेंगे। ठीक है। और अभी लास्ट वाले यूनिट का नहीं मिलेगा, फिफ्थ यूनिट का, फोर्थ यूनिट तक है उसमें। ठीक है। और अगर आप जब जाओगे असाइनमेंट वाले सेक्शन में, गूगल क्लासरूम पे तो हो ना, असाइनमेंट मटेरियल ये तो समझ रहे होगे ना आप। यस मैम। ठीक है। तो जब असाइनमेंट वाले सेक्शन में जाओगे तो आप उसमें देखोगे कि कौन कौन सा असाइनमेंट दिए हुए हैं और कौन कौन से आपने हैंडेड इन कर दिए हैं या नहीं किए हैं, आपको दिख जाएगा। ठीक है। मैम मैम उसके उसके मार्क्स हम्म। कितने मिलेंगे अगर किसी ने सारे दिए अ- हैं? अभी बेटा देखो, जैसा हमको बताया जाएगा, है ना, जैसे हम लोगों को ऑर्डर्स मिलेंगे कि कैसे कैसे आपको देने हैं, असेसमेंट कैसे करना है, हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ओके। मैम असाइनमेंट्स अगर किसी ने सारे सबमिट करे हैं तो उसके कुछ अभी ऑब्वियसली ऐसा बताया नहीं गया? बिल्कुल। नहीं नहीं, अभी ऐसा कुछ हमें नहीं बताया गया, हमसे सिर्फ ये बोला गया कि भाई असाइनमेंट्स और ये सारी चीजें आप रिकॉर्ड्स मेंटेन रखिए। ठीक है। मैम जब इसी आपने अब के सारे बेसिस पे यस, और वैसे आपने इसी जब सारी चीजें, यस आ रहा है। मैम इसी के बेसिस पे आप इंटर देंगी प्रमोट के लिए? ऑब्वियसली। हम भाई, आपने मेरे मैम असाइनमेंट्स किए, मेरा टेस्ट दिया है, एंड आपने मेरी क्लासेस अटेंड करी आपके, उसी पे बेस बना के हम लोगों से, जैसा अभी देखो ऑर्डर्स आएंगे ना, क्या क्या चीजें जो भी सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग फॉलो किया जाएगा। मैम ठीक थर्ड है। बट अगर सेमेस्टर का आपने सारी रिजल्ट चीजें कब अटेंड आएगा? करी हैं, आ जाना चाहिए। अभी इवैल्यूएशन चल रहा था अभी बेटा, तो इवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाएगा ना तभी आएगा। अभी तो, मैम हाँ बेटा। मैम आपने टोटल 3 असाइनमेंट दिए हैं? थ्री। यस मैम, यस यस, यस हाँ मैम, हाँ। यस। कल एक दिया था मैम थर्ड असाइनमेंट, और 2 असाइनमेंट कर गए हैं। यूनिट वाइज ही है। मैम उनको क्या लिख के अभी गूगल क्लासरूम पे जमा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके मैम। ओके। चलो ओके, हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। ओके क्लास, हम लोग किस बारे में बात कर रहे थे, हम लोग फिफ्थ यूनिट में डिविडेंड पॉलिसीज के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में वी हैव टॉक्ड अबाउट जो अलग अलग हम लोगों ने डिविडेंड की जो थ्योरीज थी, जिसको हम लोग स्कूल्स ऑफ डिविडेंड थ्योरी भी कह सकते हैं। ठीक है। हम लोगों ने उस पर बात करी। उसमें हम लोगों ने दो रेलेवेंस वाली पढ़ी है, जिसमें ये बताया गया हम लोगों को कि अगर हम डिविडेंड्स देते हैं, यानी शेयर होल्डर्स को जब हम अपने प्रॉफिट का पोर्शन बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारी फर्म की वैल्यू पे पड़ता है। ये बोलती है थ्योरी ऑफ रेलेवेंस। और थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस, उसमें भी दो थ्योरीज थी। वो ये बताती है कि आप डिविडेंड दो या आप डिविडेंड नहीं दो, आपकी फर्म की वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है। तो जो हम लोगों ने थ्योरी ऑफ रेलेवेंस और इररेलेवेंस पढ़े थे, इसमें हम लोगों ने दो दो थ्योरीज पढ़ी थी, रेजिडुअल और ट्रेडिशनल जिसको हम लोग कहते हैं, और एमएम अप्रोच, और गॉर्डन मॉडल पढ़ा हम लोगों ने, और वॉल्टर मॉडल पढ़ा। ठीक है। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये थ्योरीज पढ़ी थी। फाइन। आज हम लोग बात करेंगे कि डिविडेंड साइकिल क्या होता है। ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने जब मेरी मार्केटिंग पढ़ा होगा, तो मार्केटिंग में आप लोगों ने सुना होगा कि उसको बोलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है। तो सबने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सुना पढ़ा है है। मैम, सुना है, सुना है। चलो याद आ गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो जो आप लोगों ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा है ना, सेम इसी तरह डिविडेंड का भी एक साइकिल होता है।
ठीक है। जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, हम आपको जस्ट एक रिव्यू दे रहे हैं जल्दी से। देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है, जैसे कोई भी जैसे एप्पल का फोन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ही वो लॉन्च होता है, अब तो क्या हो रहा है, प्री बुकिंग्स भी स्टार्ट हो जाती है, यानी जो जब वो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना डेवलपमेंट वाली स्टेज, यानी जब वो डेवलपमेंट वाली स्टेज पे यानी मार्केट में शेयर्स का ये डेवलपमेंट हो रहा है, यानी शेयर कितने आपका मार्केट में कितने लोगों ने परचेज किया, ठीक है। इनिशियल लेवल पे डेवलपमेंट होता है, और अभी करंट में हम क्या देखते हैं कि लोग प्री बुकिंग भी करा लेते हैं, यानी प्रोडक्ट के आने से पहले ही उसकी प्री बुकिंग्स हो जाती है। तो ये हो जाती है डेवलपमेंट वाली स्टेज। फिर धीरे धीरे जब लोगों को अवेयरनेस बढ़ती है, लोग प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो वो ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी मार्केट में आपकी शेयरिंग बढ़ जाती है, उस प्रोडक्ट की शेयरिंग बढ़ जाती है। देन और आगे बढ़ता है, फिर ये वाली स्टेज में आता है, थर्ड स्टेज में। इसके बाद जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आप यहाँ देखते हो कि यहाँ पर आने के बाद एक सेचुरेशन वाला पॉइंट आता है, जहां पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आप पर्टिकुलर मार्केट, जिस भी मार्केट में आपने लॉन्च किया है, उससे आप पूरा आउटकम ले चुके हैं, यानी आपका मार्केट शेयर अब इंक्रीज नहीं हो रहा। इंक्रीज नहीं हो रहा है तो क्या होता है, वहां से सेचुरेशन यानी एक स्टेबिलिटी आ जाती है, रुक जाता है आपका प्रॉफिट आना, और फिर उसी के बाद से जस्ट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। तब हम क्या करते हैं, उस ड्रॉप से बचने के लिए हम डिस्काउंट्स, ऑफर्स, अलग अलग चीजें करते हैं, ताकि हमारा वो जो प्रोडक्ट है, जितना प्रोडक्शन है, वो कैसे भी करके सेल आउट हो जाती है तरीके। ओके, तो ये तो हम लोगों ने बात करी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। और मोस्ट ऑफ द जितनी भी कंपनीज है ना, वो कंपनीज यहाँ पे काम करती हैं, सेचुरेशन वाले पॉइंट पे, क्योंकि वो चाहती, भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों चाहेगी कि हमारे प्रोडक्ट में डिक्लाइन आए। भाई डिक्लाइन आएगा तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे कैसे काम चलेगा। हम तो क्या कोशिश कहाँ से कर देती है, वो थोड़ा पहले जहां से एक्सपेंशन होता है वहीं से नए आइडिया जनरेट करती हैं, नए स्कीम्स लाना स्टार्ट कर देती है, प्रोडक्ट में चेंजेस लाना शुरू कर देती है, कि भाई जब तक हम सेचुरेशन में आएंगे तब तक हमारा यहाँ पे नया प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। और हम जानते ही हैं, जैसे ही हमारा प्रोडक्ट नया लॉन्च होता है तो इसका मतलब हमारा नया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गया। तो यानी ये सेचुरेशन पॉइंट से क्या स्टार्ट हो गया, डेवलपमेंट, ठीक है। सेचुरेशन पॉइंट के जस्ट पास से डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, यानी नए प्रोडक्ट के को लोग परचेज करने लगे, और ये सारी चीजें, यानी बेसिकली कंपनीज यहाँ पर इसलिए काम करती है कि उनका वो जो डिक्लाइन है ना, ये ना आ पाए। क्योंकि डिक्लाइन का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, लोग स्विच करने लगते हैं, लोग दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जाने लगते हैं, लोग बोर हो जाते हैं, तो भाई हम क्यों आने देंगे वो पोजीशन, ठीक है। तो ये तो बात हो गई प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। सिमिलरली अब हम डिविडेंड की बात करते हैं कि डिविडेंड की स्टेजेस क्या है। तो ऑलरेडी हमको यहाँ पे दिख रही होगी, पहला है डेवलपमेंट स्टेज, सेकेंड ग्रोथ स्टेज दिख रही है आपको, ठीक है। थर्ड स्टेज आपको दिख रही है एक्सपेंशन, एंड फोर्थ आपको दिख रही है मेच्योरिटी स्टेज, ठीक है। और डेवलपमेंट में आपको दिख रहा है नो कैश डिविडेंड्स, ग्रोथ में आपको दिख रहा है स्टॉक डिविडेंड्स और लो कैश डिविडेंड्स, ठीक है। एक्सपेंशन में दिख रहा है स्टॉक डिविडेंड्स, लो कैश, और जो डिविडेंड्स हैं उसके अलावा, ठीक है, स्टॉक से आप देने लगते हो, ठीक है। मेच्योरिटी में मॉडरेट टू हाई कैश डिविडेंड्स, ठीक। अब हम लोग समझते हैं, तो ये 4 स्टेजेस हैं हमारे पास सेल्स की। तो ये वाली जो 2 एक्सेस है ना, ये इस साइड वाली जो हम कर्सर के थ्रू आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये सेल्स की है। और जो नीचे वाली है, ये हो रहा है टाइम, यानी एक टाइम स्पैम की बात है, यानी इतने टाइम में और हमारा कितना इंक्रीज हो रही है सेल, ठीक। तो सबसे पहले ऑब्वियसली जब हम इनिशियल लेवल पे अपने डिविडेंड्स देना शुरू करते हैं, तो हम किस स्टेज में होती है हमारी कंपनी, डेवलपमेंट स्टेज में होती है। और जब हम डेवलपमेंट स्टेज में होते हैं, तो हम पूरा जो हमारे कैशेस होते हैं ना, जो हमारी लिक्विड फॉर्म में चीजें होती हैं, हम उसको बचा के रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम नहीं चाहते कि वो ज्यादा ज्यादा क्योंकि अगर हमारे पास ज्यादा ज्यादा कैश रहेगा, लिक्विड रहेगा, तो हम नई चीजों में उसको अप्लाई कर सकते हैं, नए एक्सपेंशन कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, या और भी जो भी हम करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी हम इनिशियल यानी डेवलपमेंट अपने जो डिविडेंड्स हम लॉन्च कर रहे हैं, जैसे ठीक है, अभी किसका जोमेटो ने आईपीओ अपने लॉन्च किए हैं। अब आप देख ही रहे हो कि करंट टाइम में अलग अलग जितनी भी कंपनीज है वो आईपीओ लॉन्च कर रही हैं। और पता है ये इंडिया में ज्यादा आप क्यों देख रहे हो कि हर एक कंपनी अपने आईपीओ लॉन्च करी, बिकॉज है क्या कि हमारे यहाँ यूथ ज्यादा है, और यूथ को ये माना जाता है कि जितना भी यंग एज के लोग हैं, ये ज्यादा रिस्क टेकर्स होते हैं, यानी ये ज्यादा रिस्क पे काम करना पसंद करते हैं।
जो थोड़ा सा सेटल्ड हो चुके हों, जो थोड़े ओल्डर जो पर्सन होते हैं वो थोड़ा मेच्योर हो चुके होते हैं, काफी असेसमेंट करते हैं, बट इतनी जल्दी रिस्क के लिए मतलब नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा, इंडियन मार्केट में अभी कह सकते हैं हम कि स्कोप है अलग अलग चीजों के लिए, वैरायटी के लिए। ठीक है, रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे आते हैं हमारे यहाँ इंडिया में। और भी खैर ये एक रीजन नहीं है यंगर स्टेज के लिए, और भी बहुत सारे रीजन है, जैसे इंडिया में फेस्टिवल्स बहुत होते हैं। ठीक है, अलग अलग इतनी सारी हमारी डाइवर्सिफाई है हमारी इंडियन कल्चर, इतने सारे आप देखते हो फेस्टिवल्स होते हैं, इतने सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं, तो इन सब में क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करो उस सब की डिमांड हमेशा बनी रहती है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों ने डेवलपमेंट स्टेज, यानी हमने इनिशियली स्टार्ट किया है भाई, हमने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना शुरू किया है, तो हम क्या करते हैं, नो कैश डिविडेंड, यानी हम सबसे पहले ट्राई करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग हमारे शेयर होल्डर्स हैं हम उन्हीं को ऑफर करते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सेफर साइड रहना चाहते हैं। ओके, फिर हम धीरे धीरे एक्सपेंशन करते हैं, तो हम ग्रो करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि नहीं हम कैश में भी दे सकते हैं, तो हम बहुत कहते हैं ना हायर कैश वाले डिविडेंड्स नहीं इशू करते हैं, लोअर कैश वाले इश्यूज करते हैं। हाँ, और स्टॉक्स भी देना शुरू करते हैं, और स्टॉक्स देते किसको है, जो ऑलरेडी हमारे शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं, उन्हीं को देते हैं फॉर सेफर साइड रहने के लिए। ठीक है, थर्ड आ जाता है एक्सपेंशन, यानी हम और एक्सपेंड करते हैं अपने आप को, तब हम स्टॉक्स में भी और लो से मॉडरेट कैश डिविडेंड्स हम देना शुरू करते हैं, स्टॉक्स को स्प्लिट्स कर रहे होते हैं और ज्यादा पब्लिक को ऑफर कर रहे होते हैं अपने स्टॉक्स। एंड लास्ट स्टेज जो हमारी मेच्योरिटी स्टेज है ना, अब यहाँ हम देख रहे होगे, अब ये मेच्योरिटी स्टेज में जहाँ डिक्लाइन आने लगता है, यानी हमारा क्या है, जब हम हाई, भाई हमने अपना जो शेयर प्राइस है, जो हमने अपनी डिविडेंड्स है, वो सबसे हायर प्राइस पे हमने दे दिया, तो जब जब सबसे ज्यादा हम हायर प्राइस दे देंगे तो उससे ऊपर आप कहाँ जाएंगे, आपका भी एक दायरा है, आपका एक लिमिटेशन है डिविडेंड्स इशू करने का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम दोबारा से नए ऑफर्स लेकर आते हैं, नए डेवलपमेंट्स इंक्रीज करते हैं, नए स्टॉक्स लेकर आते हैं। ठीक है, कैशेस को थोड़ा सा लोअर साइड रखते हैं, कैशेस नहीं इशू करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या होता है, फिर यहाँ से आप इसमें देख रहे हो ना एक लाइन और आ गई है, तो यानी मेच्योरिटी से फिर हम क्या, डेवलपमेंट वाली स्टेज, ग्रोथ स्टेज, ठीक है, और बाकी की स्टेजेस में जा रहे हैं। ठीक, तो हम यहाँ देख रहे हैं, तो अगर हम यहाँ नहीं जाते हैं, अगर हम डेवलपमेंट्स नहीं स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, और जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो जो क्या करेंगे, स्विच करना शुरू कर देंगे, कहेंगे भाई इनका तो मैक्सिमम यही कैश मिल रहा है, अब तो कुछ मिलना नहीं है, ऐसा करो सब मिल गया, अब हम दूसरी कंपनी की तरफ जाएंगे। ठीक है, शेयर्स बेचेंगे, दूसरे परचेज करेंगे। तो ये जो लाइफ साइकिल ग्रोथ है ना डिविडेंड्स का, इस पे फाइनेंस मैनेजर काम करते रहते हैं, और देखते रहते हैं कि उनके जो शेयर्स इशू हो रहे हैं उनकी क्या वैल्यूएशन चल रही है, और सेम उन्हीं के लेवल के जो और शेयर्स है उनकी क्या वैल्यू चल रही है, और उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस हैं या फैक्टर्स हैं, या हम लोग कह सकते हैं डिटर्मिनेंट्स हैं, जो हमारे डिविडेंड पॉलिसी को फॉर्म करते हैं। ठीक है, या हमें जिनको कंट्रोल रखना होता है, जिनका ध्यान रखना होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लीगल रिस्ट्रिक्शंस की। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको जब भी भाई आपको स्टॉक एक्सचेंज में अगर रजिस्टर कराना है, तो आपका टर्नओवर उतना होना चाहिए, आपके पास वो फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए, आपके पास उतनी एसेट्स होनी चाहिए, तो यानी जो लीगल रिस्ट्रिक्शंस है ना, वो आपको पता होने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप काम कर पाओगे। तो फॉर एग्जाम्पल, लीगल प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिविडेंड एज लेड डाउन इन सेक्शन 93, 205, 205A, 206 एंड 207। ठीक है, ये सेक्शन है जिसमें ये दिया गया है कि डिविडेंड से रिलेटेड जो भी फ्रेमवर्क है, जो भी पॉलिसीज है, वो बताई गई है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसीज चेंज करती रहती है, और टाइम टू टाइम अपने रूल्स चेंज करते रहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है हमें वो उस पर काम करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा मैग्नीट्यूड एंड ट्रेंड ऑफ अर्निंग। ठीक है, ट्रेंड जानना बहुत जरूरी है। अगर हम देखते हैं ना कि हमारी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तब तो हमारी डिविडेंड पॉलिसीज अच्छी तरह से काम कर रही होती है, और हम देखते हैं कि अगर हमारा मैग्नीट्यूड या ट्रेंड बेटर काम नहीं कर रहा है, हमारी अर्निंग्स उतनी अच्छी नहीं आ रही, तो हम क्यों देंगे भाई डिविडेंड्स, हम दूसरे ऑप्शंस निकालेंगे, या हमारे पास और भी ऑप्शन है कि हम बाद में डिविडेंड इशू कर सकते हैं ऑन लेटर टाइम। तो हमारे पास क्या स्पेस चल रहा है, क्या हमारी पेसिंग है
फॉर इन रिलेशन विद द अर्निंग्स, और जो भी हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का प्रोसेस है कितना, और ये पता है इसका कंपैरिजन कैसे किया जाता है, पास्ट के कुछ 3 साल के या 5 साल का डेटा लेकर हम देखते हैं कि ट्रेंड कैसा चल रहा है, और इस अपने डेटा को हम दूसरी सिमिलर कंपनी के अगले 3 साल 5 साल के डेटा से मैच करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारा क्या मैग्नीट्यूड चल रहा है, और सेम हमारे जो सिमिलर हमारे लेवल की जो फर्म्स हैं उनका क्या मैग्नीट्यूड या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, फॉर टेकिंग डिविडेंड डिसीजंस। नेक्स्ट हमारे पास है डिजायर एंड टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स। अच्छा, ये भी बहुत इम्पैक्टफुल होता है क्योंकि हमारे शेयर होल्डर्स किस टाइप्स के हैं। अगर हमने पब्लिकली ऑफर किया हुआ है, हमने सिर्फ बोर्ड मेंबर को शेयर होल्डर्स बना के रखा है, तो हम अलग अलग तरीके से करेंगे ना। जैसे अब हमने सिर्फ बोर्ड मेंबर्स को अगर शेयर होल्डर बना रखा है तो हम आसान है हमारे लिए, क्योंकि हम तो सेफर साइड रहेंगे। हमने अपने बोर्ड मेंबर को स्टॉक्स इशू कर दिए या कैश डिविडेंड्स इशू कर दिया, आपस में बट गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो जो हमारा डिजायर है ना कि हमारा स्टेटस बना रहे, हमारी जो कंपनी की जो एक रेपो है वो बनी रहे, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास किस टाइप के शेयर होल्डर्स हैं। अगर हमारे पास पब्लिक ऑफरिंग्स यानी हमने अपने शेयर्स को पब्लिक में डाल रखा है तो हम ज्यादा रिस्क में हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने डिसीजंस लेने होते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इंडस्ट्री। जैसे अभी करंट टाइम में आप देख रहे हो ना, पेंडेमिक के टाइम में जितनी भी रिसर्च वाली इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी मेडिसिनल इंडस्ट्रीज है, फार्मा ड्रग्स बनाने वाली कंपनीज हैं, या इनके साथ जो ट्रांसपोर्टेशन में लोग इन्वॉल्व हैं, कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं, यानी इसमें जितने भी, और दूसरा सेक्टर इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है। दूसरा इंश्योरेंस सेक्टर में आप देख रहे हो तो ये क्या है, आप कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, करंट टाइम में क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपकी इंडस्ट्रीज कैसे काम कर रही है, बूम पे जा रही हैं तो आप ऑब्वियसली थोड़ा सेफर साइड रहेंगे। जैसे भी क्या हो गया, ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत बूम पे चल रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर हम किसी भी ऑनलाइन, जैसे बायजूस ने और बहुत सारे हैं ना जिन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप्स को परचेज कर लिया है, आप एक्वायर किया हुआ है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आप देख ही रहे हो कि अभी करंट में अगर हम इनमें से किसी में अपना पैसा लगाते हैं तो हमें प्रॉफिट होने वाला है। तो डिविडेंड डिसीजंस लेने से पहले भी हमें ये पता होना चाहिए हमारी इंडस्ट्री कैसी है, ठीक है। हम लगातार डिविडेंड्स इशू कर पाएंगे, हमें एकदम से जंप करने की जरूरत है या नहीं है, ओके। नेक्स्ट आ जाता है एज ऑफ द कंपनी। एज ऑलरेडी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज जितनी ज्यादा एज हमारी हो जाती है कंपनी की, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है, उतना जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कस्टमर्स हो जाते हैं, उनका ट्रस्ट हो जाता है हम पर। जो भी कंपनी ज्यादा पुरानी हो जाती है ना, लोगों को ट्रस्ट हो जाता है कि यार ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और ये कंपनी तो कहीं नहीं जाने वाली है ना, वो इतने टाइम से काम कर रही है, तो ऑब्वियसली या तो इनका एक्सपेंशन होगा या डिफरेंट काइंड के ये अपने डिविडेंड्स इशू करेंगे या प्रोडक्शन और बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो कंपनी की एज है, ठीक है, वो डिविडेंड अगर नहीं भी इशू कर रहे हैं, जैसे एक केस है, एक व्हीकल बनाने वाली कंपनी का केस है जो हमने पढ़ा था। उसमें क्या था, उनके पास वैसे ऑब्वियसली वो कस्टमाइज व्हीकल्स बनाते हैं, लग्जरी आइटम्स हम कह सकते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि भाई अच्छे से काम चल रहा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाया, उनकी सेलिंग भी उतनी नहीं हो पाई, तो उनका प्रॉफिट्स भी उनके पास उतने नहीं आ पाए, तो वो डिविडेंड नहीं दे पा रहे थे। तो उन्होंने डिविडेंड उस टाइम पे इशू नहीं किए, बट उन्होंने एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया सबको कि हम आपको लेटर डेट में यानी बाद में हम आपको डिविडेंड्स इशू करेंगे, फाइन। तो क्योंकि वो काफी एज्ड कंपनी थी, काफी पुरानी कंपनी थी, लोगों का ट्रस्ट था उसमें, अगर हम यही काम तब करते जब हम नई कंपनी हो रहे थे, तो बाकी हमारे शेयर होल्डर्स क्या कहते हैं, अरे भाई ये तो फ्रॉड कर रहे हैं, ये डिविडेंड कुछ नहीं देंगे, इन्होंने बस एक प्रॉमिस किया है, तो वो उनको छोड़ के दूसरी कंपनी की तरफ चले जाते हैं। बट क्योंकि वो पुरानी कंपनी थी, व्हीकल बनाने वाली, कस्टमाइज व्हीकल बनाते थे, तो लोगों ने उनपे ट्रस्ट दिखाया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। यस, फ्यूचर में हम किस तरीके का, जैसे हम अभी मान लो फार्मा कंपनी है, और ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि अभी इतनी आसानी से ये कोविड तो नहीं जाने वाला है, तो ऑब्वियसली हमारे पास फ्यूचर में हमको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तो हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट अगर फाइनेंशियल फ्यूचर में होगी, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली हम अगर डिविडेंड ज्यादा इशू करने लगेंगे, तो हम
कुछ रिटेन्ड नहीं रख पाएंगे, कुछ अपने पास बचा नहीं पाएंगे। क्यों? तो क्योंकि हमें फ्यूचर में फाइनेंशियल नीड होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। अलग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, इनसे लेंड करना पड़ेगा मनी, ठीक है। तो ये हमारे लिए उतना फ्रूटफुल तो नहीं है, क्योंकि हमें इसमें सर्टेन कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चार्जेस देने पड़ेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फ्यूचर में कितनी है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसी। किसी भी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत डिपेंड करती है, क्योंकि हम सब जानते हैं जब एलपीजी लॉन्च हुआ था, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, आई होप कि आप लोग इससे सब रूबरी होंगे, आप उसको पता होगा कि एलपीजी जब इंट्रोड्यूस कराया गया था, ठीक है, तो इसीलिए इंट्रोड्यूस कराया था क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री थी, और उसको उस क्राइसिस से निकालने के लिए अगर हम लिबरल नहीं होते अपने नॉर्म्स में, ठीक है, या हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को अगर एक्सेप्ट नहीं करते, है ना, या हम जो बाहर की अदर कंट्रीज की जो कंपनीज है उनको अगर हम अपनी इंडिया में अगर काम करने के लिए नहीं बोलते, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमिक जो कहा जाए स्टेबिलिटी है वो इतनी मजबूत नहीं होती। तो हमें इन सब की नीड होती है, बिकॉज बाहर की कंपनी सिर्फ इंडिया में आके प्रोडक्ट को सेल आउट ही नहीं करती हैं, वो जो कहा जाए वर्क कल्चर भी क्रिएट करती हैं, जॉब्स भी देती हैं, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है लोगों का, बहुत सारी चीजें होती है। तो सेम टाइम पे अभी भी जैसे करंट टाइम में भी भाई हमारी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे काम कर रही है, हमारा जीडीपी ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा है, ठीक है, जो हमारा रेशियो है अलग अलग चीजों का उसकी बात करी जाती है। तो हर एक गवर्नमेंट किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखती है या किस तरह की लिबरल छूट्स देते हैं, रिबेट्स देते हैं। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे जब यूपी से उत्तराखंड बना था, आई होप कि आप सबको याद होगा कि यूपी से उत्तराखंड बना था, बिहार से भी एंड मध्य प्रदेश से भी, ठीक है, तो अलग अलग इनके पार्ट्स हटा के 3 नए स्टेट्स बनाए गए थे। तो सिंपल सी बात है, यूपी से उत्तराखंड बनाया गया था, तो उत्तराखंड में जितना था हमारे पास, जितना टूरिस्ट वाला कल्चर था वो ज्यादातर हमारा उत्तराखंड की तरफ चला गया था, और जितना हम लोग कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स थी वो ज्यादातर यूपी के पास आ गई थी। तो ऑब्वियसली फिर उत्तराखंड को कहा जाए एक लिबरल जोन में डाला गया, जिसमें हम लोग कहते हैं कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाते हैं जिसमें आपको छूट दी जाती है कि अगर आप उत्तराखंड में कोई नई फैक्ट्री, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाओगे तो आपको 3 साल या 5 साल के लिए टैक्सेस में छूट मिलेगी, आपके प्रॉफिट्स आपके हैं, गवर्नमेंट आपके ऊपर कोई भी, और बहुत सारी रूल्स रेगुलेशन में लिबरल होते हैं, रजिस्ट्रेशन में लिबरल होते हैं, बहुत सारी चीजें। तो ये आपकी गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट की कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी किसको सपोर्ट कर रही है, इस पे भी हमारे डिविडेंड्स बेस करते हैं। नेक्स्ट है टैक्सेशन पॉलिसी। जैसा हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी, इसी तरह हमारे टैक्सेशन पॉलिसीज है। जैसे अभी उन्होंने एग्जाम्पल में बात करी ना कि उत्तराखंड में उन्होंने टैक्सेस में छूट दी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया। सिमिलरली क्या होता है, और भी स्टेट्स को इसी तरह डेवलप करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, छूट देती है, टैक्स में छूट देते हैं आपको, ठीक है। तो जब हमें टैक्सेस में छूट मिलती है तो हम क्या करते हैं, ग्रो करने के लिए और कोशिश करते हैं और इस तरह की छूट का फायदा उठाते हैं। ऐसे ही हम लोगों को मिलता है ना जैसे इनकम टैक्स रिटर्न बोला जाता है, आप भरो, और अगर आप चैरिटी में डोनेशन कर रहे हो या इस तरह की ट्रस्ट में डोनेशन कर रहे हो तो आपको जितना आपने अगर 100 रुपीज आपने उसमें डाला है तो आपको पूरी छूट मिलेगी। सिमिलरली टैक्सेशन में अगर हम लोग बात करते हैं कंपनीज के लिए, तो कंपनीज अगर डिविडेंड इशू करती हैं या लोन्स लेती हैं, हाँ टैक्सेस दे रही है, तो उनको रिबेट मिलती है, छूट मिलती है सेक्शन 80C के अंदर, ठीक। तो ये बेनिफिट्स होते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी पॉलिसीज बनानी चाहिए। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन। यस, इन्फ्लेशन इज अनदर वेरी बिग इशू और वी कैन से डिटर्मिनेंट। लाइक हम सब जानते हैं कि आपने कुछ 5 सालों की अगर हम लोग बात करें तो 5 साल पीछे किसी प्रोडक्ट की क्या प्राइस थी और अभी भी आप देख चुके हो ना क्या प्राइसेस हो चुके हैं, कितना इन्फ्लेशन बढ़ गया है, महंगाई कितनी बढ़ गई है, परचेजिंग पावर जो होती है ना, रुपी की वैल्यू घटती जा रही है, यानी जो 1 रुपी की वैल्यू 5 साल पहले थी वो अभी क्या है। तो ये महंगाई के इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और ये इन्फ्लेशन तो चलता ही रहता है। तो हमें इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग भी अपने पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स।
व्हेन अ कंपनी पे हाई डिविडेंड्स, जब भी हम ऑब्वियसली अपनी अर्निंग्स में से हायर डिविडेंड्स इशू करते हैं, तब क्या होता है कि भाई जब हम ज्यादा अपनी जो रिटेन अर्निंग है वो ना बचा के हम ज्यादा से ज्यादा अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको इशू कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा पे आउट रेशियो भी ज्यादा हो जाएगा, हमारी रिटेन अर्निंग कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, या हमें अगर और पैसे की जरूरत है तो हमें नए शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, यानी और फाइनेंसियल्स के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। तो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि कितना इशू करने हैं, कैसे इशू करने हैं, कब इशू करने हैं, उस पर कंट्रोल रखना चाहिए। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जो भी हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, कंपनी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के में अलग अलग कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं, तो हमें ये भी देखना है जो हमारे जो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं वो हैं हमारे पास, और ये इन्वेस्टर्स हमारे जाने ना पाए क्योंकि इनके पास ज्यादा बड़े शेयर्स होते हैं हमारे, तो ऑब्वियसली हमें इनको भी देखना होता है और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी डिविडेंड पॉलिसीज सेटअप करते हैं। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी और डिविडेंड्स। स्टेबिलिटी भी जरूरी होती है, बिकॉज अगर हम स्टेबल नहीं है अपने डिविडेंड्स को लेकर, यानी हम फ्लक्चुएट है, कभी इशू कर रहे हैं, कभी नहीं इशू कर रहे हैं, ठीक है, कभी हम ज्यादा इशू कर दे रहे हैं, कभी बिल्कुल ही कम इशू कर दे, तो ये ऐसे काम नहीं चलेगा। जो शेयर होल्डर्स है वो कहेंगे भाई कभी क्लियर ही नहीं होता है इनका, कभी तो बहुत सारे डिविडेंड्स बढ़िया बढ़िया देते हैं और कभी तो बिल्कुल ही डिविडेंड्स इशू नहीं करते हैं, ये कैसी पॉलिसी है। तो आपकी पॉलिसी में कुछ स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी अगर आपके हाई प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो आप हाई डिविडेंड्स दो, अगर आपके लो प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो आप बताओ कि बैलेंस शीट में कि आपके प्रॉफिट्स कम आए, इसकी वजह से आपने डाउन कर दिया है, लो डिविडेंड पॉलिसी अपनाई है। तो जो भी आपका सिनारियो है वो आपको इस तरह से पर्पसफुली अपने शेयर होल्डर्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होगी। नेक्स्ट है लिक्विड रिसोर्सेज। आप डिविडेंड इशू करने से पहले ये जरूर ध्यान रखोगे कि आपके पास कितने लिक्विड रिसोर्सेज है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लिक्विड रिसोर्सेज को समझे तो करंट असेट्स, जितनी भी हमारे पास करंट असेट्स अगर हैं तभी हमारा वर्किंग जो प्रोसेस है, जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो प्रॉपरली चल पाएगा। अगर हमारे पास लिक्विड रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो ये प्रोसेस हमारा ठीक से काम नहीं करेगा, और अगर हम डिविडेंड पे डिविडेंड इशू करते जाएंगे तो हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी हमारी कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है ना, जिसको आप लोगों ने मे बी आई थिंक कॉस्ट में पढ़ा होगा, या लास्ट कॉस्ट में, आई थिंक उसी में सब्जेक्ट में आता है, जो रेशियो एनालिसिस होते हैं, रेशियोज आपने पढ़े होंगे जिसमें लिक्विडिटी रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, डेट्स एंड इक्विटी रेशियो, इस तरह के रेशियोज होते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी कंपनी में कितना कैश का रेशियो है, कितना करंट कैश का रेशियो है, इस तरह के अलग अलग डेट्स जो हमारे हैं उसका क्या रेशियो है, एसेट्स का क्या रेशियो है, इक्विटीज का अलग अलग रेशियोज जानने के लिए बताया जाता है। तो इससे हमें हमारी कंपनी को कितनी लिक्विडिटी की नीड है, कितना अभी हम पीछे हैं, वो जानने में आसानी होती है। ठीक है, तो दीज आर ऑल दी डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज। तो बस यहीं तक ये टॉपिक रखते हैं। थैंक यू क्लास, आई होप कि आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस जरूर मेंशन कर दी होगी। लेट मी चेक। स्नेहा, अदिति, सुशील, अभिषेक, अंजलि, जयेश, आकांक्षा, सचिन, नारायण, खुशी, रिया, ऋतिक, हर्ष, शिवम, जयेश अगेन, सुमित, यश, अनामिका, नम्रता, आयुषी, यशी, आर्या, अनामिका, इशिका, सुशील, ओके, एंड ओके, एंड स्नेहा, दीपक ऑल्सो। स्टूडेंट्स, मैम मेरा नाम तो बोलिए। अरे तुम्हारा भी रहेगा ओके, अच्छा अभी अभी हाँ लास्ट में भी है अभिषेक, अंजलि, जयेश, आकांक्षा, सचिन, फाइन। अभिषेक कुशवाहा भी होगा, देखिए। अभिषेक कुशवाहा भी है, अभिषेक गुप्ता दिख रहा है। अभिषेक तो बेटा एक ही दिख रहा है चैट बॉक्स में। क्या मैं अटेंडेंस नहीं मेंशन की? इन्होंने अटेंडेंस मेंशन नहीं किया, अभी लेफ्ट कर दिया इन्होंने। और से कह दो कनेक्ट होके अटेंडेंस मेंशन कर दे। दोबारा कनेक्ट हो मेंशन करो।
लास्ट दीपक की अटेंडेंस है। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज मेंशन योर अटेंडेंस जिसने भी नहीं करी है। मैम अब एग्जाम दोगे नहीं मैम? हाँ एग्जाम तो आई होप कि अब जो नोटिस आई उससे तो मुझे लग रहा है कि नहीं होंगे। मैम तो फिर आप पढ़ा क्यों रही हैं? पढ़ा क्यों रहे हैं? हाँ गुड क्वेश्चन।